तो दोस्तों पूरा दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट हो रहा है उनमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकन है। इवन अगर ये भी बोला जाए कि दुनिया के आधे से भी अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल अमेरिका के पास है, तब भी ये गलत नहीं होगा। और दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के अलावा केवल मात्र फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो एक ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करता है और अमेरिका के पास ही दुनिया के बड़े और भारी भरकम सुपर कैरियर है। पर आपको जान के हैरानी होगा कि वही अमेरिका के द्वारा अब अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को केवल $1 के लागत से बेच दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका की तरफ से बेचा गया ये एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है और अमेरिका ने क्यों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को $1 के लागत से बेच दिया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अमेरिका के 50 के दशक में बनाया गया सुपर कैरियर USS किटी हॉक है, जो कि किटी हॉक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का आखिरी बचा हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों USS किटी हॉक असल में किटी हॉक क्लास के सबसे प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके कंस्ट्रक्शन का काम साल 1955 में शुरू हुआ और लॉन्च 21 मई 1960 में हुआ। इसे 29 अप्रैल 1961 में कमीशन किया गया, जबकि 12 मई 2009 के दिन इसे डीकमीशन कर दिया गया। और दोस्तों डीकमीशन करने के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके खाली इस बात का इंतजार था कि कब इसे स्क्रैप कर दिया जाए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्क्रैप करने के लिए अमेरिका के टेक्सास में स्थित इंटरनेशनल शिप ब्रेकिंग लिमिटेड ऑफ ब्राउन्सविल ने $1 से भी कम लागत से इसे यूएस नेवल सी सिस्टम कमांड से खरीद लिया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जहाज को अब टेक्सास लाया जा रहा है ताकि वहां पे इसे डिसमेंटल करके स्क्रैप किया जा सके। पर दोस्तों ये जहाज लंबाई में करीबन 1047 फुट और चौड़ाई में करीबन 252 फुट है। इस वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो पनामा कैनाल है वो इसे एकोमोडेट नहीं कर सकता और इस कारण किटी हॉक को अब टेक्सास तक पहुंचने के लिए साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन से होके गल्फ ऑफ मैक्सिको के थ्रू टेक्सास पहुंचना है। दोस्तों बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना फाइनल जर्नी जनवरी महीने में ही शुरू कर चुका है, जबकि अप्रैल 2 के दिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर उरुग्वे के नजदीकी पानियों से गुजरा था। दोस्तों USS किटी हॉक अपने पूरा लाइफ टाइम में कई सारे मिलिट्री मिशनों में शामिल रहा, जिनमें वियतनाम और इराक की लड़ाई भी शामिल है। इवन दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर का साथ एक हादसा भी हुआ था जब ये एक सोवियत सबमरीन के साथ टकरा भी गया था। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अमेरिकी नेवी के बीते युग का एक निशानी था, जो कि नए युग में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे परमाणु शक्ति से नहीं चलता था बल्कि फ्यूल से चलता था। दोस्तों 1961 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन करने के तुरंत बाद ही एयरक्राफ्ट कैरियर ने वियतनाम के लड़ाई में हिस्सा लिया, जहां पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा करीबन 185 मेजर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिनमें 150 से अधिक स्ट्राइक नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ था, जबकि 65 एयर स्ट्राइक हनोई और हाइफोंग रीजन के खिलाफ था। हालांकि अमेरिकी नेवी के रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि इस दरमियान मतलब वियतनाम के लड़ाई के दरमियान जब एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया गया था तब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक दंगा भी हुआ था, जो कि लंबे समय तक एयरक्राफ्ट कैरियर के डिप्लॉयमेंट के कारण सेलर्स के स्ट्रेस के कारण हो सकता है, जहां पे कुछ रंगभेदी कारणों की वजह से शायद ये स्ट्रेस और बढ़ गया और एक लड़ाई का रूप ले लिया। जबकि दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर का और एक हादसा हुआ था जो कि एक बहुत ही भयंकर हादसा था। 21 मार्च 1984 में USS किटी हॉक 5000 टन के सोवियत यूनियन की एक सबमरीन के साथ टकरा गया। बताया जाता है कि यह सबमरीन असल में सोवियत यूनियन के विक्टर क्लास सबमरीन K314 था, जो कि अचानक से जापान और कोरिया के बीच के जो सुशिमा स्ट्रेट है वहां पे सरफेस हुआ था। जबकि दोस्तों दावा यह भी किया जाता है कि उस घटना से पहले ही सोवियत सबमरीन और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच में एक तरीके का तनाव चल रहा था और कई दिनों से दोनों ही हथियार एक दूसरे के ऊपर निगरानी रख रहा था। सोवियत यूनियन की तरफ से भी तब एक बयान जारी करते हुए बताया गया था कि सबमरीन को तुरंत ही डाइव के लिए एक कमांड दिया गया था और कमांड मिलने के तुरंत बाद ही सबमरीन के द्वारा पानी के नीचे डाइव किया गया। पर उस दरमियान सबमरीन को ये फील हुआ कि सबमरीन से कुछ टकराया, जबकि कुछ सेकंड के बाद और एक बार ऐसा ही फीलिंग सबमरीन के क्रू को महसूस हुआ, जबकि बाद में पता चला कि अमेरिका के कोई जहाज हो सकता है और फाइनली अमेरिका की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS किटी हॉक है। जबकि उस दरमियान अमेरिकी नेवी के उच्च अधिकारी एडमिरल जेम्स वाटकिन का कहना है कि ये जो सबमरीन है और उसके जो कमांडर है उनके द्वारा किटी हॉक से दूर रहने के लिए अनकैरेक्टरिस्टिकली पुअर सीमैनशिप को दिखाया गया। जबकि इस एक्सीडेंट के बाद सोवियत सबमरीन का जो प्रोपेलर है उसका एक टुकड़ा जहाज के अंदर धंस भी गया और बाद में उसे रिट्राइव करके यादगार के स्वरूप रखा भी गया है। फिलहाल वो टुकड़ा नेवल हिस्ट्री सेंटर में सजा के रखा भी गया है। जबकि दोस्तों इस घटना के बाद अमेरिका को सोवियत सबमरीनों के बारे में कई कुछ पता चला और अमेरिकी एक्सपर्टों का कहना है कि सबमरीन के ये टुकड़े मिलने के बाद सोवियत सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्वेस्टिक सिग्नेचरों को कम करने वाले कोटिंगों के बारे में भी अमेरिका को जानने का मौका मिला। दोस्तों कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद भी अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के लिए USS किटी हॉक एक इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट एसेट था। और ये जो जहाज है ये 1998 से लेके साल 2009 तक मतलब अपने रिटायरमेंट तक जापान के वोकासुका पोर्ट में तैनात था। जबकि साल 2009 में पैसिफिक फ्लीट से इस जहाज को रिटायर करने के लिए यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन का इस्तेमाल किया गया, जो कि निमिट्ज क्लास के एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि यूएसएस किटी हॉक ने तो अमेरिका के जो सोमालिया के अंदर ऑपरेशन था उसमें भी मदद किया था। इवन 1990 के दशक में इराक के ऊपर जो अमेरिकी नेवी के द्वारा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था उसमें भी किटी हॉक का काफी प्रमुख भूमिका था। दोस्तों यूएसएस किटी हॉक को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये करीब करीब 61,351 टन के भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो फुल लोड के साथ 81,985 टन का हो जाता है। मतलब ये करंटली भारत में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में करीबन दुगने वजन का है। यूएसएस किटी हॉक के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 325.8 मीटर मतलब 1086.9 फीट है, जबकि इसके चौड़ाई वाटर लाइन में करीबन 40 मीटर मतलब 130 फीट के आसपास है। जबकि इसके ऊपरी हिस्से के ओवरऑल चौड़ाई को देखा जाए तो करीब करीब ये 86 मीटर चौड़ा है मतलब 282 फुट। जहाज के ड्राफ्ट करीबन 12 मीटर का है मतलब 38 फीट का। दोस्तों जहाज में वेस्टिंग हाउस का इंजन का इस्तेमाल किया गया है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसमें 8 स्टीम बॉयलर्स का इस्तेमाल किया गया है और 4 शैफ्ट है, जिसका कुल क्षमता 2,80,000 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 210 मेगावाट है। इस इंजन के सहारे यूएसएस किटी हॉक करीब करीब 33 नॉट्स मतलब 61 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ऑपरेट कर सकता था। जबकि इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए करीब करीब 5,624 ऑफिसर्स और अन्य क्रू मेंबरों का आवश्यकता होता था। जहाज में कई तरीके के हथियारों को भी डिप्लॉय किया गया था, जिनमें रिम 7 सी स्पैरो सरफेस टू एयर मिसाइल से शुरू करके रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल और फिनिक्स क्लोजिंग वेपन सिस्टम तक शामिल था। दोस्तों ये जो जहाज है जनरली 85 से अधिक एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखता था, बट टिपिकली इसमें 2000 एयरविंग के साथ 70 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में 40 FA-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर बॉम्बर से शुरू करके 4 EA-6V कॉम्बैट EW एयरक्राफ्ट, 4 E-2C हॉकाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, 5 SH-60 या फिर HH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर, एक C-2A ग्रे हाउंड कैरियर बेस डिलीवरी एयरक्राफ्ट तक शामिल था। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर किटी हॉक क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखा जाए तो वैसे रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लास के अंतर्गत 4 एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण किया गया है, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो किटी हॉक क्लास के अंतर्गत 3 ही एयरक्राफ्ट कैरियर आता है, जिनमें यूएसएस किटी हॉक, यूएसएस कॉन्स्टलेशन और यूएसएस अमेरिका शामिल है। जबकि यूएसएस जॉन एफ कैनेडी को इसके अलग एक वेरिएंट के रूप में देखा जाता है। फिलहाल किटी हॉक क्लास के अंतर्गत निर्माण किया गया यूएसएस कॉन्स्टलेशन और यूएसएस अमेरिका को रिटायर्ड करके स्क्रैप किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस अमेरिका सबसे पहले मतलब 1996 में रिटायर्ड किया गया और एज ए टारगेट से 15 मई 2005 को इसे डुबा दिया गया। जबकि इसके बाद 7 अगस्त 2003 में यूएसएस कॉन्स्टलेशन को रिटायर्ड किया गया और 2015 में इसे स्क्रैप कर दिया गया। साल 2007 में यूएसएस जॉन एफ कैनेडी को भी रिटायर कर दिया गया और दोस्तों फिलहाल ये भी डिसमेंटल होने के लिए इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।